पहले ये वाला नहीं करते हैं हम. Let's do this question first. जी. So this is a question of October number 2015, paper 21. October number 2015, paper 21 का सवाल है ये. And the question, the signal from the microwave is recorded on a cathode ray oscilloscope as shown in figure 2.1. The time-based setting on the CRO is 50 picoseconds. ठीक है, 50 picoseconds आपको इसकी time-based setting पता है. Use figure 2.1 determine the wavelength of microwave. Microwave की wavelength निकालिए. तो wavelength निकालने के लिए एक्चुअल में हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी V is equals to F lambda, या हम एक और इक्वेशन भी पढ़ के आए हैं ओ लेवल्स में जिसको हम कहते हैं V is equals to lambda upon T. ये इक्वेशन भी होती है. बाय द वे माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह 3 × 10⁸ होती है. वेवलेंथ हमें चाहिए. बाय द वे वो वाली वेवलेंथ नहीं चलेगी जो सीआरओ से हम मेजर कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर वेवलेंथ मेजर करनी पड़ेगी. सीआरओ से हमें क्या मिलेगा, इसका टाइम. ठीक है, एक वेव का आप टाइम लीजिएगा, उसको फिर आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा v के साथ, तो फिर आपको इसकी क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी. जी, सॉल्व कीजिए, इसका टाइम निकालिए. टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको सीआरओ में इसकी वेवलेंथ को सेंटीमीटर्स में मेजर करना पड़ेगा और उसके बाद उसको टाइम बेस्ड सेटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका टाइम पीरियड आएगा. बाय द वे वो पिको सेकंड्स में आएगा, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा सेकंड्स के अंदर. ठीक है जी, हरी अप. जी, टाइम पीरियड क्या है भाई इसका? What is actually the wavelength of the signal in the CRO form? In सेंटीमीटर फॉर्म में कितनी है वेवलेंथ? तो 4 सेंटीमीटर है. 4 सेंटीमीटर को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 200 पिको सेकंड्स, और पिको होता है 10⁻⁻12, है ना? यस सर. जी, तो करिए इसको क्वेश्चन कॉल पे. वेवलेंथ निकाल लिया आप लोगों ने? जी, क्या वेवलेंथ आई है भाई? शुजा? सर 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर. जी, बाकी भी बताइए. 4 सेंटीमीटर आ रही है? सर 0.06 आ रही है. 0.06 फाइनल आंसर. जी सर 0.06 आ रही है. 0.06 आ रही है. चलिए, जी सर 0.06 आ रही है. कहा फैयाज साहब, मैं तो करके दिखा दूंगा, पहले आप तो खुद तो ट्राई कर लें. पहले मैं खुद तो आप लोग आप तो करके ट्राई कर लें सर, फिर मैं भी कर दूंगा. आप फिक्र नहीं करें. सर जितनी माइक्रोवेव से इलेक्ट्रोवेव से सब की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸. यही होती है. ठीक है, अच्छा जी.
नहीं तो आ रही, 0.06 आ रही है मेरी। 0.06 आ रही है। तो भाई ये 4 किसकी आ रही थी? 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, कौन क्या कह रहा था? अच्छा, लेट्स सॉल्व इट, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमें इसकी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी मिल रही है? 4 सेंटीमीटर CRO से, और हमने ये पढ़ा है कि टाइम बेस्ड सेटिंग को जो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 200 पिको सेकेंड्स। ये हमें इसका टाइम मिल जाएगा, टाइम पीरियड। ठीक है जी। लैम्डा इज इक्वल्स टू v इंटू टी हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू 10 टू द पावर -12। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि 3 टू द 6 होता है। ठीक है जी, और ये 10 टू द पावर 8 और ये 10 टू द पावर -12। ठीक है जी, -12 भी नहीं होगा एक्चुअली में, ये -10 हो जाएगा क्योंकि ये 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो 8 और 10 आपके पास बचेगा 10 टू द पावर -2 मीटर्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो दैट इज सिंपली लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.06 मीटर्स। यही वैल्यू आ रही है ना भाई? जी सर। जी सर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आ गया wavelength की वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट में व्हाट दे आर आस्किंग, प्लीज पे अटेंशन एंड पे अटेंशन केयरफुली नाउ। So the wavelength is 0.6 centimeter, sorry 0.06 meter, sorry. So what they are asking now, let me write it over here, 0.06. The signal from the radio wave detector is recorded on the same CR. The wavelength of the radio wave is 1.5 into 10 to the power 3 meters. Determine the time-based setting to display the same number of waves, same number of oscillations on the CRO as shown. तो बिल्कुल सेम ट्रेस अगर आपको चाहिए, माइक्रोवेव्स की जगह किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप इस दफा? रेडियो वेव्स का। तो सेम अगर आपको बिल्कुल ट्रेस चाहिए तो टाइम बेस्ड सेटिंग क्या होगी? आई थिंक ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था, है ना? जी सर। तो यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हुई है, पहले वेवलेंथ 0.06 थी, अब हो गई है 1 into 10 to the power 3 मीटर्स। ठीक है जी, तो ये वेवलेंथ को अब आप इस्तेमाल करके पहले आप क्या निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए, और फिर उस टाइम को आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा? 4 से, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर की या पर सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए। हो जाएगा? तो ये समझ नहीं आया मुझे। सर टाइम बेस्ड सेटिंग तो सेम ही रहेगी ना? नहीं ना, सेम डिस्प्ले करनी है ना, क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट हो गई है ना दोनों की। अच्छा अच्छा अच्छा, सही ठीक है। ठीक है, so what you will do this time, you will use the same formula v is equals to lambda upon t, लेकिन इस दफा आप t की वैल्यू निकालोगे तो t is equals to lambda upon v। हामिस, t आपको निकालना है, लैम्डा आपको गिवन है 1.5 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय आपको स्पीड कितनी गिवन है? 3 into 10 to the power 8। हाँ सर, ये तो आगे समझ में। ठीक है, टाइम निकल आएगा? जी सर, निकल आएगा। वरीशा 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो एक वेव है ना, एक वेव है माइक्रोवेव की, वो 4 सेंटीमीटर पे गई हुई है। ठीक है, इस वजह से 4 से डिवाइड। तो हमें एक्चुअली 1 सेकंड, 1 सेंटीमीटर। मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1.25 into 10 to power -12। -6 कैसा आएगा भाई? आई थिंक मेरा भी -6 सर 5 times 10 to the power -6 आ रहा है। 10 टू द पावर 6 होगा। देखो बड़ा सिंपल सा है ये, 10 टू द पावर 8 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -3 और +8 आपके पास -5 बचेगा, -9 नहीं हो सकता ये, दैट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है ना, इतनी मैथ्स तो आप अपने दिमाग में रखें। ठीक है ना, ये बताएं टाइम पहले कितना आ रहा है? Sir, 5 into 10 to the power -6. 10 टू द पावर -6। ठीक है, ये हमें टाइम की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब ये टाइम एक्चुअली हमें 4 बॉक्सेस पे स्प्रेड करना है ना? कितने बॉक्सेस पे? 4 बॉक्सेस पे। तो मैं बताता हूँ इसको क्यों। क्योंकि यहाँ जो वेव है वो 4 सेंटीमीटर्स पे स्प्रेड हुई हुई है। इधर देखिएगा, ये एक वेव अगर आप देखें तो ये जो एक वेव है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 स्मॉल यूनिट्स पे
और 5 स्मॉल यूनिट्स बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर के, तो 20 स्मॉल यूनिट्स कितने के बराबर होंगे? 4 सेंटीमीटर के। तो हमें 4 सेंटीमीटर पे ये वेव स्प्रेड हुई भी है, और हमें रेडियो वेव्स भी कितने सेंटीमीटर पे ही स्प्रेड करनी है? 4 पे, तभी बिल्कुल डिट्टो ऐसी ही आपको ट्रेस जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो जो भी हमारा टाइम निकला है उस टाइम को हम सिंपली क्या कर देंगे? अब 4 से डिवाइड कर देंगे। वरीशा, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, या अभी भी इशू है? जी अच्छा सर तो जी तो वो सिंपली इसका मतलब टाइम निकले, तो अब हम बेस सेटिंग निकालेंगे उसकी। अब टाइम बेस सेटिंग यानी पर सेंटीमीटर की बात करेंगे। अगर हमें ये वेव 6 डब्बों पे 6 सेंटीमीटर पे होती तो फिर किससे डिवाइड करते? फिर हम 6 से सर। 6 से डिवाइड करते थे। यहाँ 4 पे तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है? 1.25 multiplied by 10 to power minus 6 सही 1.25, ठीक है, multiplied by 10 1.25, to power minus अच्छा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -6, और 10 टू द पावर -6 जो होता है वो माइक्रो होता है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ 1.25, ये देखिए आंसर जी में सर। मैंने क्या लिखा 1.25, और 10 टू द पावर 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया? माइक्रो और सेकंड्स, क्योंकि उसने टाइम बेस्ड सेटिंग के साथ साथ उसका क्या भी मांगा है? यूनिट भी मांगा है, आप किस यूनिट में उसको देना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो आप ये भी लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 टू द पावर -6, और यहाँ यूनिट में फिर क्या लिख दीजिएगा? सिर्फ सेकंड्स। ठीक है, सही है भाई? सर तो सीआई वो नहीं करते रिक्वायर कि कौन से यूनिट में दे, किसी यूनिट में भी दे दो, मसला नहीं था। सीआई का हमारा चच्चा लगा हुआ है, जो वो बोलेगा हम करेंगे भाई, जो रूल है हमारी मर्जी हम करें, फिजिक्स में क्या मतलब है? ठीक है, मैं तो आप अगर लोग एक ऐसे ऐसे और पास पेपर आपको निकाल के दिखाऊं जिसमें इन्होंने गलतियां की हुई हैं। सर इसका ही एक और क्वेश्चन करा सकते थे यारों का। सीआरओ का ही करा रहा हूँ, एक और करा रहा हूँ। अब मैं काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने लगा हूँ, ठीक है ना, जरा ध्यान से उसको कीजिएगा। जी बोले, कुछ कह रहे हैं हम? मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो गलतियां दिखी हैं वो दिखा देगा अगली दफा। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल दिखा दूंगा, आप क्यों फिक्र करें। अच्छा जी, द माइक्रोफोन डिटेक्ट्स अ म्यूजिकल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। एक माइक्रोफोन है जो एक म्यूजिकल नोट की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। द माइक्रोफोन इज कनेक्टेड to a cathode ray oscilloscope. The signal from the microphone is observed on the CRO as illustrated in figure 2.1. Okay, the time-based setting of the CRO is 50 milliseconds and the Y plate setting is 2.5 millivolts. By the way, this is millivolts per centimeter, यानी vertical axis पे 1 सेंटीमीटर 2.5 millivolts के बराबर है. Okay. The next question they are asking, use figure 2.1, determine the amplitude of the signal. और एम्पलीट्यूड आपको किस फॉर्म में चाहिए? मिली वोल्ट्स की फॉर्म में चाहिए। तो आप इसका एम्पलीट्यूड निकालिए, ठीक है। वी नो दैट 5 स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास कितने स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो इसका एम्पलीट्यूड बना रहे हैं वर्टिकली। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, ठीक है। ये कितनी लंबी लाइन है इसको गिनिए, मैं एक मिनट मिटा देता हूँ ताकि आप इसको नहीं, ध्यान से देखिए भाई। तो 11 है सर, 11 2.2 बॉक्सेस। ये 11 बॉक्सेस हैं भाई, मुझे पता 11 है। बॉक्सेस हैं। 2.1 हो जाएगा ना, 2.1 नहीं हो जाएगा फिर? 2.2 होगा ना। 2.2 हो जाएगा। देखो ना, अगर एक 5 छोटे डब्बे 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका मतलब एक छोटा डब्बा कितने के बराबर होगा? 0.2 सही सही सही। 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर का एक्चुअली, ठीक है जी। ये सबको समझ में आया या नहीं आया बच्चों? आ गया जी सर, आ गया आ गया। आ गया सर। तो 2.2 तो सेंटीमीटर्स में आया ना, अब इसको उसमें तो लिखो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, मिली वोल्ट्स की फॉर्म में। 2.2 को क्या कर दोगे? 5.5
5.5. जी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक है जी, एग्रीड? हाँ भाई, मीना वगैरह तुम लोग कहाँ गायब हो सारे? जी, इज इट क्लियर? सर हमने ये 2.2 को 2.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे भाई हमें एम्पलीट्यूड मिली वोल्ट्स में चाहिए ना, हमें उसमें थोड़ी चाहिए सेंटीमीटर्स में। याद है मैंने बताया था पीक वोल्टेज निकलता है, जी जी जी, पीक वोल्टेज। वो चीज निकाली है ना। ठीक है सही है। ठीक है, तो हाँ एम्पलीट्यूड जी। 2.75 आ रहा है। 2.75 कैसे हो गया? हमें 11 डब्बे आ रहे हैं छोटे, हाँ ये तो पता है। तो एम्पलीट्यूड सर अभी जो बोला समझ नहीं आया 2.75 कि आ रहा 2 पॉइंट इंटू 2.5 करेंगे तो पीक निकालने में तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मांगा है। क्या कह रहे हो बेटा? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा सा। हाँ, जब भी वो एक्चुअली में एम्पलीट्यूड मांगे ना, मैं समझ गया। अच्छा तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या दिया क्या चाह रही हो पता नहीं, लेकिन जो भी है एम्पलीट्यूड जब वो मांगे तो ये देख लो कि वो यूनिट किस में मांग रहा है। अगर वो मांगता होता सेंटीमीटर्स में तो हम सिंपली हमारा आंसर आता 2.2 वो लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमसे किस में मांगा है, किस में मांगा है भाई? मिली वोल्ट्स में। Millivolt. मिली वोल्ट। हाँ, मिली वोल्ट्स में मांगा है, तो मिली वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम बेस्ड सेटिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सर आप करके दिखा दें एक दफा। दिखा, चले जी गिने डब्बे गिनते हैं इसके, ये मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डब्बे गिनने में भी आसानी। लेट्स डू दैट, ठीक है जी। चलें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 11 बॉक्सेस हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? 11 बॉक्सेस हमने काउंट कर लिया है। क्या हो गया, छोटा क्यों नहीं हो रहा ये? अच्छा जी, 11 बॉक्सेस काउंट कर लिए। वी नो दैट के 5 बॉक्सेस जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, तो 11 बॉक्सेस कितने के बराबर हो जाएंगे? x के बराबर, x सेंटीमीटर्स के बराबर होंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आ रही है बताओ भाई? 2.2 2.2 सेंटीमीटर्स के बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है जी। तो एक्चुअली में ये जो लेंथ है ये कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर्स में। अच्छा, उसके बाद सवाल में वो हमें कह रहा है वाई प्लेट सेटिंग की, वर्टिकल सेटिंग के बारे में, कि वर्टिकल एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2.5 के बराबर है, तो फिर 2.2 सेंटीमीटर्स कितने के बराबर होंगे? तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 2.2 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा। और व्हाट इज अवर फाइनल आंसर जी बच्चों? 5.5 5.5। 5.55 मिली वोल्ट्स। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ये अभी भी इशू है बेटे? जी आगे समझ में। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब वो नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या मांग रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया होगा, ये रहा नीचे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए Yes, तुम sir. लोगों को पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को निकालने के लिए के बाद फिर इसको तुम फॉर्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ठीक है जी। तो आई वांट यू ऑल टू फाइंड आउट इट्स फ्रीक्वेंसी। जी, ये आपकी वेव है, ख्याल से जरा इसकी वैल्यू निकालिएगा, ध्यान से, ठीक है। तो सवाल दिखाइए एक मिनट। बेटा डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, सिंपल, ओके सर। ठीक है। ये रहा भाई रेफरेंस इसका, दैट इज अक्टूबर नंबर 2014। नूर आप भी पूछे थे बेटा रेफरेंस, अक्टूबर नंबर 2014 पेपर 23, ठीक है। Sir 0.5 आ रहा है टाइम पीरियड फाइनल आंसर। सर फ्रीक्वेंसी गलत है।
सर 0.4 आ रहा है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। 0. टाइम फ्रीक्वेंसी 0.4 कहाँ से आ रही है भाई? टाइम पीरियड निकलेगा फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकलेगी। क्या हो गया तुम लोगों को? सर मेरा भी आंसर 0.5 आ रहा है। जी सर 0.5 ही आ रहा है। जी सर 0.52 आ रहा है, मतलब वही 5 हो गया। तो मैं गलत हूँ, मैं भी देख लेता हूँ यार, लेकिन 1.9 आ रहा है मेरा तो। 1.9 क्या आ रहा है? 1/1.9 टाइम करोगे। पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? सर 0.5 के अराउंड ही आएगी। 0.52। 0.52 0.5। हाँ जी, तो इस वेव को यहाँ से यहाँ रीड करने में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मुझे दिख रही है। ये देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको रीड आउट करूँ, क्योंकि ये प्रॉपरली बॉक्सेस पे नहीं है, तो इसको मैं इंस्टेड ऑफ दैट मैं इसकी वेवलेंथ है पीक टू पीक मेजर करूंगा, यानी यहाँ से मेजर करूंगा। उसका फायदा मुझे ये होगा कि ये देख रहे हो ये दोनों एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर है। अब मैं जब लेट्स काउंट दीज बॉक्सेस, मैं अगर ये बॉक्सेस काउंट करूँ तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 19 है। 8 9। एक मिनट यार, सबको करके दिखाने तो दो। 11 12 13 14 15 16 सर 17 18। 526 हर्ट्ज आ रहा है। जी 526 हर्ट्ज कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी है इसकी। 19 बॉक्सेस है ये। ओके जी, अब हमें पता है कि 5 बॉक्सेस किसके बराबर होते हैं? 1 सेंटीमीटर के। तो 19 बॉक्सेस जो हैं वो हमारे कितने के बराबर होंगे? एक्स के, जो आपकी वेवलेंथ होगी एक्चुअली इस स्क्रीन के हिसाब से। 3.8। तो हमारे पास कितनी वेवलेंथ आ रही है? 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एग्रीड? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं अब इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट मी इरेज इट। तो हमारी जो वेवलेंथ आई है वो कितनी आई है? 3.8 सेंटीमीटर्स की वेवलेंथ आई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारी टाइम पे सेटिंग है 50 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो जो हमारी वेवलेंथ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम बेस्ड सेटिंग से, तो हमें टाइम मिलेगा। ठीक है जी, सो दैट विल बी 3.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो ये आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 1.9। 1.9। 1.9, it is milliseconds. Okay, that's not seconds, this is milliseconds. अब जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/t, यानी f इज इक्वल टू 1/1.9 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये किस में गिवन है? आंसर मिली सेकेंड्स में गिवन है, और हमें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में चाहिए, यानी हमें टाइम अपना सेकेंड्स में ले जाना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या आंसर आ रहा है फिर? 526 26 526 हर्ट्ज आ रहा है। ये आंसर है इसका। सर ये थोड़ा मसला कर रहा था मेरा। समझ आने में क्यों मसला कर रहा है? आपने सर सीधी ये सीधी चीज समझ नहीं आई, एक दफा और करवाएगा सर। कहाँ से समझ नहीं आया? ये एक्स तक निकालना समझ में आया था? वेवलेंथ जो मैंने डिवाइड नहीं किया था, इस वजह से आंसर गलत आ रहा सर वो वेवलेंथ तो आगे, वो तो बेसिकली बॉक्सेस से डिवाइड करने का है, वो तो आगे है। ये फ्रीक्वेंसी वाला जो आपने करवाया वो समझ नहीं आया। ठीक है, ये 3.8 जो वेवलेंथ आई थी, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? टाइम बेस्ड सेटिंग से। ये भी मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। तो इससे हमें क्या मिल गया? टाइम पीरियड। लेकिन सीआरओ की सेटिंग किस में गिवन है? सेकंड्स में गिवन है या मिली सेकंड्स में गिवन है? है। मिली सेकेंड। मिली इसका मतलब ये है कि ये टाइम किस में आया होगा यकीन? मिली सेकेंड। अब मिली सेकंड्स में आया है, तो हम मिली सेकंड्स में टाइम लेके
फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते हम, बेसिकली टाइम हमेशा किस में लेते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, किस में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं, नॉट इन मिली सेकंड। तो हमने बेसिकली क्या किया कि उस सेकंड को किस में कन्वर्ट कर लिया है, वो मिली सेकंड्स को किस में कन्वर्ट कर लिया है, सेकंड्स में कन्वर्ट किया, और फिर हमने इस वैल्यू को जब इस फार्मूले में लगाया तो सीधा सीधा आंसर आ गया 5.526। दूसरे फॉर्मूले से नहीं कर सकते थे? कौन से दूसरे फार्मूले से? v f वाले से। v is equals to f lambda के बदले। हाँ मिस, क्या हो गया भाई, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ये मुझे बताओ, कहीं उसने बताया है कि ये माइक्रोवेव है या रेडियो वेव है? नहीं। उसने बताया है कि म्यूजिकल नोट एक डिटेक्ट किया। अब म्यूजिकल नोट की क्या स्पीड है हमें थोड़ी पता है। ओके ठीक है जी, इज इट क्लियर एवरीवन? एक मिनट दिखाई दे, कॉपी कर। यस सर। कॉपी करने पर सर ये अनसर्टेनिटी वाला भी सवाल करा दें। मैं करा रहा हूँ, फिक्र क्यों कर रहे हैं, कॉपी तो करने देने लोगों को। हाँ भाई, हो गया कॉपी? जी सर हो गया। अच्छा, लेट्स नाउ मूव टू दी, अच्छा फ्रीक्वेंसी नोट करके रखना कितनी आई है, 526 आई है, और अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी की अनसर्टेनिटी। ओके, तो जनाब फ्रीक्वेंसी की अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, लेट्स डू दैट। जी, क्या मांगा उसने नेक्स्ट पार्ट में, द एक्चुअल अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी कॉज्ड बाय द स्केल ऑफ द सीआरओ। तो सीआरओ की स्केल की वजह से फ्रीक्वेंसी में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी। एक बात बताइए मुझे, क्या उसने कहीं हमें यहाँ कोई अनसर्टेनिटी गिवन दी है सवाल में? नो नो, नहीं दी, सिर्फ टाइम बेस्ड सेटिंग या वाइब्रेट सेटिंग दी। तो एक्चुअली में नॉर्मली हमारे पास जब कहीं पे भी हमें कोई अनसर्टेनिटी ना गिवन हो, ये एक रूल बताने लगा हूं मैं आप लोगों को भी, whenever you have no uncertainty given, हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट वैल्यू है, जिसको हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, लीस्ट काउंट जो है वही उस मेजरमेंट की क्या होगी, अनसर्टेनिटी हो जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? मैं रिपीट करूं इस पॉइंट को कि अगर आपको कभी भी कहीं पे भी कोई अनसर्टेनिटी गिवन नहीं है और आपसे मांग ली जाए या पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो आप कहेंगे यार मैं तो परफेक्ट आदमी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ काम। हाँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन उसकी लीस्ट काउंट तक है, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, अनसर्टेनिटी कहलाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, ये बताओ कि स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे छोटी मेजरमेंट जो तुम लोग स्केल से कर सकते हो वो कितनी कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, है ना। तो हम ये मानते हैं कि हमारे स्केल को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल सही स्केल को इस्तेमाल करना आता है, हम कोई पैरेलैक्स एरर, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे फाइनल आंसर में थोड़ी सी 19-20 आ रही है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस स्केल की जो लिमिटेशन है, उस स्केल की जो प्रिसिशन है वो कहाँ तक है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक। तो हम ये मान लेंगे कि हमारी मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने एक स्केल को लेके अपनी पेन की लेंथ को मेजर किया और मेरे पेन की लेंथ आई लेट से हमारे पास 15.2 सेंटीमीटर्स, लेकिन मैं कहूँगा यार ये 15.2 बिल्कुल सर्टेन नहीं है, ठीक है,
इसमें कितना परसेंट एरर हो सकती है, कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? यस सर। तो जब आपको कहीं पे भी अनसर्टेनिटी ना गिवन हो तो हम ये मानते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा वही उसकी क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी। आई थिंक यू शुड बेटर नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। इसको प्रॉपर्ली लिख लीजिए जी कि व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी गिवन, when there is no uncertainty given, the least count of the measuring instrument, the least count of the measuring instrument is taken as its uncertainty, is taken as its uncertainty. ठीक है जी? सर एक Is बार that clear? रिपीट कर दें। When there is no uncertainty is given, when there is no uncertainty is given, the least count of the measuring instrument, the least count of the measuring instrument consider as its uncertainty in measurement, consider as its uncertainty in measurement। यानी उसी का लीस्ट काउंट ही उससे होने वाली मेजरमेंट में हम क्या कंसिडर कर रहे होंगे? उसकी अनसर्टेनिटी कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर जी? इज दैट क्लियर जी एवरीवन? सर क्लियर है। अब यस आप लोग एक काम ये करिए कि आप लोग ये देखिए कि ये आपके पास सीआरओ की स्क्रीन है, ठीक है, और आप इसमें जो रीड कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवीजन देख सकते हैं, वो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं ये आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है जी? तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये एक स्मॉल यूनिट, एक छोटा सा यूनिट जो है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली दिस थिंग, ये एक छोटा सा यूनिट है, ये कितनी कितनी किसके बराबर है, कितने टाइम के बराबर होगा? 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर के। लेकिन मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि ये कितने टाइम के बराबर होगा? क्योंकि वो सवाल में आपको ये बता रहा है कि 0.5 मिली सेकेंड्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये देखो, ये टाइम बेस्ड सेटिंग है ना? तो इसका मतलब है कि 0.2 सेंटीमीटर कितने मिली सेकेंड्स के बराबर होगा? 0.1 जी, 0.1 मिली सेकेंड्स के बराबर होगा। इससे सब एग्री करते हैं? यस ठीक सर। है जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो सर बाय द वे फिर बता दें तो। देखें, क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है टाइम बेस्ड सेटिंग के मुताबिक 1 सेंटीमीटर बराबर है 0.5 मिली सेकेंड्स, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताओ कि 0.2 सेंटीमीटर जो है वो कितने टाइम के बराबर होगा? 0.1 0.1, ठीक है जी। 0.1 तो आप लोग ये लिखोगे कि आपका जो सीआरओ है उससे जो आपने टाइम मेजर किया है, उस टाइम में सीआरओ के लीस्ट काउंट की वजह से कितनी अनसर्टेनिटी है? कितनी अनसर्टेनिटी है? 0.1 मिलियन, ठीक है। तो अब एक लाइन लिखो, द लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन सीआरओ, द लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन सीआरओ, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ मिनट।
सॉरी अबाउट दैट जी। क्या लिखवा रहा था मैं आप लोगों को? Least count of the given CRO. हाँ, the least count of the given CRO in time, the least count of the given CRO in time is 0.1 milliseconds. ठीक है, यही है सबसे छोटा पॉसिबल टाइम हम इससे मेजर कर सकते हैं इस CRO पे, है ना? Hence the uncertainty in the सर एक दफा शुरू से रिपीट करेगा? जी, since the least count of the given CRO, since the least count of the given CRO in time is 0.1 milliseconds, is 0.1 milliseconds. Hence the uncertainty in the time period, hence the uncertainty in the time period is also 0.1 milliseconds. Hence the uncertainty in the time period is also 0.1 milliseconds. Okay भाई, सबको क्लियर है ये? सर जी, जब हम 0.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 5 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर, तो इसको मिली सेकंड 5 सेंटीमीटर 0.2 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नहीं 0.5 से, 0.5 है, 5 थोड़ी है, टाइम बेस्ड है, सही। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइए हमने टाइम कितना मेजर किया था? टाइम पीरियड 1.9 मिली सेकेंड्स है ना, है भाई? और हम ये कह रहे हैं कि उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.1. कितनी है? 0.1 मिली सेकेंड। तो हमारा टाइम जो हमने मेजर किया था एवरीवन, वो कितना था? 1.9 मिली सेकेंड्स। और अब हम ये कह रहे हैं कि उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज ड्यू टू Scale reading. लीस्ट काउंट ऑफ CRO। तो ये CRO के लीस्ट काउंट की वजह से है ना। ये चीज भी जरा नोट डाउन कर लो, जो तुमने स्टेटमेंट लिखी है ना टाइम पीरियड वाली, उसके नीचे ये स्टेटमेंट भी लिख लो। तो टाइम पीरियड की Frequency. जी, इज दैट क्लियर? तो ये हमें टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी मिल गई है। आवाज आ रही है भाई? कहाँ गायब हो गए सारे? जी सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हमने फ्रीक्वेंसी निकाली कैसे थी? जी, दैट इज द Sir, मेजर 1 से डिवाइड करके. 1 डिवाइडेड टाइम पीरियड। 1 वन डिवाइड. यानी एक्चुअली दिस इज द केस ऑफ डिवीजन, है ना? दिस इज द केस ऑफ डिवीजन। डिवीजन के केस में कौन सी अनसर्टेनिटीज इस्तेमाल होती हैं, या कौन सी अनसर्टेनिटी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो क्या 1 में कोई अनसर्टेनिटी होती है? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, सर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिवीजन का केस है, वो सिंपली बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम के। इज दैट करेक्ट? क्योंकि 1 में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। हमने यही कहा ना कि जो भी क्वांटिटीज है उनकी अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, तो वही तुम्हारी क्या हो जाएगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फाइनल आंसर। तो यहाँ पे तो एक ही क्वांटिटी है टाइम पीरियड, क्योंकि 1 में तो अनसर्टेनिटी है ही नहीं। तो हम ये कहेंगे जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है टाइम पीरियड की, वही एक्चुअली में परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी की कहलाएगी। तो कैन वी फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड? दैट इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 1.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9। जी, क्या वैल्यू आ रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम? 5.26। 5.26%। ठीक है, तुम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कितनी मेजर की थी? 526। 526। 526 तुम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मेजर की थी, और उसमें 5.26% क्या है? अनसर्टेनिटी। Sir, इसको Uncertainty.
क्योंकि ये जो टाइम की अनसर्टेनिटी है वही बेसिकली फ्रीक्वेंसी की अनसर्टेनिटी है। तो हम एक्चुअली में क्या करेंगे, हम 526 का 5.26% निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5.26 करेंगे। क्या आंसर आ रहा है? 27.7. 27 27.66 ठीक है जी। ये हमारी एक्चुअल अनसर्टेनिटी हमें मिल गई है फ्रीक्वेंसी। अब हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है जी। एक्चुअल अनसर्टेनिटी मिल गई 27.66, लेकिन उसके नीचे उसने एक मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी को और फाइनल आंसर को दोबारा उसने मांगा है। तो इसका मतलब है कि अब हमें लास्ट पार्ट में करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में इसको लिखना होगा। ये बताइए 227.66 अगर मुझे वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना हो 28. तो ये 30. 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 1 SF के ऊपर, और वो 500 हो जाएगा. ठीक है जी। नहीं तो 530 होगा, 530 हो जाएगा. 530 ठीक हो है। जाएगा। और क्योंकि हमारी अनसर्टेनिटी 10th प्लेस के ऊपर है, तो हमारा ये जो 526 है उसमें से जो ये यूनिट प्लेस है ये गायब होगा। तो जब ये यूनिट प्लेस गायब होगा तो 6 क्योंकि 30 को इसके करीब कर रहा है, तो ये फाइनल आंसर होगा 530 प्लस माइनस 30। ये आपका करेक्ट आंसर। तो ये सर वन सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं होगा? क्या चीज? फ्रीक्वेंसी भी वन सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं आएगी? नहीं क्या अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर पे ली जाती है और फ्रीक्वेंसी के प्लेसेस और आपकी मेजरमेंट के अनसर्टेनिटी के और आपकी मेजरमेंट के प्लेसेस सेम होते हैं। जैसे कि आपकी अनसर्टेनिटी किस प्लेस के ऊपर है बताओ जरा? 10th प्लेस के ऊपर है। 10th प्लेस तो आपकी मेजरमेंट जो है वो भी कहाँ पे एंड हो जाएगी, मतलब उसके बाद आखिरी वाले डिजिट को आप क्या लिखोगे? नॉन सिग्निफिकेंट 0 लिखोगे, क्योंकि आपकी अनसर्टेनिटी किस प्लेस के ऊपर होगी? 10th प्लेस के जब होगी। इस तरीके से। हाँ, अगर लेट से ये फ्रीक्वेंसी आती अनसर्टेनिटी आती फ्रीक्वेंसी में 9, तो फिर आप क्या करते? अगर ये फ्रीक्वेंसी के फिर 526 से वो वही रहने देते हैं। वही रहने देते हैं, क्योंकि 9 यूनिट प्लेस है तो यूनिट प्लेस तक फिर आपका आंसर चला जाता है। ठीक है, समझ नहीं आई। ये बात समझ। ठीक है, देखो भाई मैं फिर से बताता हूँ कि मैं सबसे पहली बात तो ये है कि अनसर्टेनिटी कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड की जाती है? हमेशा कितने पे राउंड की जाती है? 1 पे राउंड की जाती है। तो हमने 527.66 को जब 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड किया तो वो 30 हो गया, क्योंकि 30 के करीब है, 20 के करीब नहीं है। पहली बात तो ये। अच्छा, उसके बाद जो हम फाइनल आंसर लिखते हैं अपनी मेजरमेंट का यानी फ्रीक्वेंसी का, उसकी प्लेसेस हमारी अनसर्टेनिटी के प्लेसेस से मैच करनी चाहिए। तो अनसर्टेनिटी हमारी किस प्लेस के ऊपर है? 10th प्लेस के ऊपर है। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर में भी हम यूनिट प्लेस वाली वैल्यू को अब 0 लिखेंगे, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी यूनिट प्लेस वाले की। हम अपना फाइनल आंसर कहाँ तक राउंड ऑफ कर देंगे? किस प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे जी? 10th प्लेस तक राउंड ऑफ। 10th प्लेस तक। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका रूल बनता है। अच्छा जी, एहसन साहब छुट्टी चाहिए आपको? ये सवाल अच्छा है वैसे, अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो सही से आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है ये क्वेश्चन। इसका ईयर फिर से बता दो मुझे यार। ये इसका ये दिस इज द रेफरेंस, अक्टूबर नंबर 2014 पेपर 23। सर ऐसे सवाल ना एक और हमें सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे या कहीं, ताकि प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा मुश्किल है ना, ताकि हम लोग भी एक दफ़ा पूछ करके देख लें कि हमें हो रहा नहीं हो रहा। जी सर, अगर है पॉसिबल तो भेज दीजिएगा। ठीक, ऐसा वैसे आया तो नहीं है पास पेपर में, लेकिन मैं खुद से एक बना के फिर तुम लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, चलें ठीक है भाई, छुट्टी चलें, सही है भाई। अच्छा, यहाँ CRO का एंड भी होता है हमारा। अब हमारी सिर्फ रह गई मीटर कैलिब्रेशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट हमने बड़ा इंपॉर्टेंट आज डिस्कस किया है। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कभी भी कहीं भी अनसर्टेनिटी ना गिवन हो तो आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है उसी को आप अपनी क्या मान रहे होगे? अनसर्टेनिटी मान रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, इसको ख्याल रखिएगा इसको। ठीक है, और अब जी बोले। इससे एक चीज़ पूछनी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T करके, लेकिन परसेंटेज में हम उसको 1 को हटा देते हैं, लेकिन तब भी इक्वल कैसे हो गया?
फ्रीक्वेंसी और हम time। ये कहते थे कि जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस होता है उसमें तमाम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, हमें उससे कुछ सरोकार नहीं होता। हम सिंपली क्या करते हैं उस केस में कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की परसेंट अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। तो 1 अपॉन हो या 3 अपॉन हो या 5 अपॉन हो, मुझे उससे भी लेना देना थोड़ी है, मुझे तो बस सारी क्वांटिटीज। होंगी। हाँ, और क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है इस इक्वेशन में, 1 तो नहीं है ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो सिंपली जो एक की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वही दूसरे की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, अच्छा, बस हमने इसमें टाइम की अनसर्टेनिटी निकाल के बस वो परसेंटेज के अंदर वही फ्रीक्वेंसी की मान ली। हाँ बिल्कुल। चले छुट्टी चाहिए, मौज छुट्टी होगी। चलो ओके भैया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।